નમસ્કાર મિત્રો મારી સાથે જે વ્યક્તિ જોવા મળી રહ્યા છે તેમના કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તમે તેમના વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં જોતા રહો છો. દેશભક્તિની વાત હોય, અલગ અલગ મુદ્દાની વાત હોય, તેઓ બોલતા રહ્યા છે. ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિફુજી સર છે. તેઓ આજે આપણી સાથે જોડાયા છે, આપણી સાથે વાત કરશે. પરંતુ એ પહેલા હું આપને તેનો ટૂંકો પરિચય આપી દઉં સરનો, કે તેઓ ખાસ કરી કમાન્ડો ટ્રેનિંગ માટે જાણીતા છે. કમાન્ડો મેન્ટરિંગ હોય, કમાન્ડો ટ્રેનિંગ હોય, તેની માટે તેમનું ખૂબ મોટું નામ છે. આતંકવાદ સાથે લડવા માટે મોસ્ટ મોડર્ન વેરીફાઈડ ટ્રેનિંગ છે, તેની માટે ખૂબ જાણીતા છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી તેઓ સેવા આપતા રહ્યા છે. એ પછી મરીન કમાન્ડોમાં હોય, એ પછી એનએસજી બ્લેક કેટ કમાન્ડો હોય, ગ્રાઉન્ડ કમાન્ડ ગરુડ કમાન્ડો હોય, પછી સીટીજી હોય એટલે કે કાઉન્ટર ટેરરિસ્ટ ગ્રુપ, એટીએસ હોય, એન્ટી ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ, એસટીએફ હોય, જમ્મુ કાશ્મીર રાઇફલ્સ હોય, રાષ્ટ્રીય રાઇફલ હોય, મુંબઈ પોલીસ કમાન્ડો હોય, ઘાતક કમાન્ડો હોય કે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ હોય, આ તમામમાં તેમણે સેવા આપી છે. મિશન પ્રહારના પોતે ફાઉન્ડર છે અને 40 લાખ મહિલાઓને પોતે આત્મરક્ષા આપી છે અને તે માટેનું સતત કામ કરતા રહ્યા છે. સાયબર સિક્યોરિટીના અને આઈટી લોના ખૂબ સારા જાણકાર છે. મિશન પ્રહાર ભારત શૌર્ય પર તેઓ અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે અને એક કટ્ટર દેશભક્તની તેની છબી છે અને સીધી વાત કરે છે, રોવાનું નહીં, અને સીધા સમાધાન, સીધા પ્રહાર કરે છે. આજે આપણી સાથે જોડાય છે, તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. सर आपका स्वागत है गुजरात तक में. वंदे मातरम. वंदे मातरम. सर पहली बात तो ये है कि अभी आपका एक वीडियो हमने देखा और वो आपका वीडियो सामने आया, उसके पहले भी हम गुजरात में काफी बार ये बात कर चुके हैं कि राजकुमार जाट की डेथ हुई है या फिर उसका हत्या की गई है. उसके बारे में भी आपकी बात सामने आई और इधर वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि उनसे बात कीजिए, वो विस्तार से कहेंगे, हमें अच्छा लगेगा. मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आपके पास ये बात पहुंची होगी, तो आपने क्या सोचा था, आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि जब ये दुख हुआ, मुझे सबसे पहले किसी चीज का ना गुस्सा आता है. मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं समाधान पे काम करता हूं. मेरे को क्या लगता है, गुस्सा, क्रोध जो है ना, आपकी ताकत होती है. क्रोध क्यों आता है? क्योंकि कई बार क्रोध में ना 90% लोगों को ना, जब आप सच होते, अंदर सच होता है ना, तभी क्रोध आ सकता है. कमजोर आदमी क्रोध नहीं कर सकता. दूसरा एक और चीज है, जिसको बातें घुमाना होती है ना, वो क्या करेगा, जो बहुत सियाना होता है ना, वो हंस के बात को निकाल देता है. जो क्रोधी होता है वो साफ बोलता है, फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लगता है. तो मुझे गुस्सा आई. फिर मैंने पूरी की पूरी रिसर्च करवाई. एक टीम है, लीगल टीम है, अलग है, जो जिनको हमेशा ये मुद्दा रहता है कि जो मुद्दे पे सब बात कर रहे हैं. आपको भी पता है, एक बात बताओ, गुजरात के 2-3 चैनल के अलावा किसने चलाई ये बात? भारत का जो मेन सेंट्रल, जो सेंटर विंग में मीडिया बैठा हुआ है, जो वहां पर बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके जू नहीं रैंकती. क्यों? बड़ा आदमी नहीं था ना. तो मुझे दुख इस बात का लगा कि जो भारत के संविधान का आर्टिकल 14 है, जो हम सबको समान अधिकार देता है, तो क्या है फिर उसका मतलब क्या निकला? जिसके पीछे आप सोचिए, आज जो मैं छाती पे पहना हूं, इनने क्या इस भारत के लिए जान दी थी? ये जो है, आज यहां पर महाराणा प्रताप साहब है, भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह साहब है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनने किसके लिए जान दी थी? वो भारत की कल्पना की थी हर क्रांतिकारी ने. लाखों क्रांतिकारियों ने अपना रक्त दिया, अपना जीवन दिया. उन माओं की सोचिए जिनके बच्चों ने कुर्बान किया, फौज में किया. आप जहां से बात कर रहे हैं, ये गुजरात, राजस्थान, ये वाला जो मेवाड़, ये वाला जो एरिया था, अरे बाप रे, बप्पा रावल ने यहां से मारते हुए ले गए थे. इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं. यहां से मारते हुए ले गए थे. कहा उम्मेद खलीफा ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को. बप्पा रावल यहां से मारते ले गए थे. उसके बाद 400 साल नहीं आ पाए वहां से, ईरान से. तो ये वो जगह है, और जब इस जगह से ऐसी कोई खबर आती है तो बड़ा दुख, ज्यादा दुख लगता है. क्यों? शूरवीरों की जगह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, वहां पे जब होता है, और जब कोई इनमें से कोई कमजोर लग रहा है, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? मतलब कि एक बात हुई, घटना हुई, मुझे पता चला, मेरा दिमाग खराब हो गया. लोग कहते हैं ना कि क्रोध आता है, तेरे में दम तू कर ले. आता है ना, क्योंकि मैं अपना मानता हूं. अच्छा एक बात बताओ, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आदमी को फर्क नहीं पड़ता, अपने घर में लगती है तो दुख होता है ना. मैं इसको अपना घर, मेरा जमीन का टुकड़ा नहीं है ये जो है ना, भारत हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, माँ है हमारी. और जब हम इसको माँ कहते हैं, तो इसके सब बेटे क्या हुए? हमारे बराबर के हुए ना. तो मुझे जब ये बात पता चली, मेरा क्रोध था. मैं रात को 2-2:30 बजे मैंने वीडियो करा था, जो टीम ने डाला था. लेकिन दोस्त, क्रोध भी है, लेकिन वही बात है ना, संविधान का ज्ञान रखते हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं, तो कानून हाथ में नहीं ले सकते. इसलिए सबसे अपील ये है कि इसका समाधान अपन करेंगे, कानून के तरीके ढंग से करेंगे.
सर सबसे बड़ी बात ये इधर आपका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या शिपू जी सर गुजरात आ रहे हैं, क्या इधर आके वो बात करेंगे या फिर जो मामला चल रहा है उसको लेके इधर कुछ आएंगे बंदों के साथ, ऐसी बातें चल रही है। देखिए, दो चीज है। भारत मेरा, भारत भूमि मेरी है, ठीक है। आप बात करें गुजरात की, आप तो हमें सरकार से लेटर दिलवा दो, हम तो वहां पे जाके कासिम से लेके हम जितने आप ये बोले उधर पे बैठा हुआ हाफिज सैयद, उसका गला काट के ले आए हम तो। हमें क्या, हमको कोई कहा, वो हमारी मर्जी, हमको जहां जाना होगा। लेकिन हाँ, मैं कानून जब भी आऊंगा कानून की परमिशन से आऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मेरे कारण आने से लॉ एंड ऑर्डर की, मुझे पता है आपने क्या बोला था वीडियो कॉल चालू होने के पहले, आपके क्या शब्द था आपके उस क्षेत्र में, आपने क्या बोला था मुझसे, वो रिपीट करिए बात जो आपने वीडियो शुरू होने के पहले क्या बात कही थी आपने, कि मुझे चाहने वाले उधर पे क्या है, आपके गांव और इस क्षेत्र में कैसे लोग हैं। बात यह है कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा, राजस्थान में, गुजरात में, मेरे गांव में, मेरा गांव है जी भावनगर का महुआ, उधर भी मेरे काफी जी, सारे मेरे दोस्त, यानी सबके दोस्त अलग अलग होते, अलग अलग ग्रुप होते, मेरे बिल्कुल। दोस्त थे उसमें भी काफी सारे लोग हैं, वो आपको पहचानते, आपके वीडियो मेरे को भेजते रहते हैं, यानी कि आपके अच्छा फैन जी, है, इसमें इधर भी आपका देखिए, बहुत बड़ा हाथ है। अब एक बात बताइए, अब मैं अनाउंस कर देता हूं, मैं आपको क्यों ये बात पूछ पाई, मतलब लगभग लगाएंगे, पिछला हमारा एक इवेंट हुआ था वहां पर, और हमारा एक बच्चा उसने बुलाया था वहां पर, फाइटर एकेडमी का एक बच्चा है अनिल जाट ने बुलाया था, नेवाई की बात है साहब। रोड जा मतलब वो तो परमिशन लेके पूरा कार्यक्रम हुआ था, 15 अगस्त का हम लोग, और 1 जनवरी को मैंने किया था वो, और 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 अगस्त वाले 2 कार्यक्रम किए थे। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 5 से 8 किलोमीटर तक सर दिख रहे थे और तिरंगे दिख रहे थे। मुझे पता है कि हमारी उसने भगवती महाकाली और महाकाल ने मुझे क्या ताकत दी है। एक बात बताइए, जो लोग ये प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रेम से ज्यादा भरोसा, वो मुझे सबसे महंगी चीज क्या देना है पता है? अपना समय, अपना सम्मान। इस देश में बड़े बड़े लोगों को गालियां पड़ती है, अगर कोई आके गुरुजी बोल के पैर पड़ता ना, तो मेरी जिम्मेदारी, मुझे याद रखना है कि मेरी जिम्मेदारी है कानून का पालन सिखाना, ना कि कानून तोड़ना सिखाना। अब मैं मान लीजिए गुजरात आ जाता हूं, मैं अनाउंस कर देता हूं, हमारी सूरत की एक रैली थी, मैं, मेरा छोटा भाई है विकास फाटक, हम लोग गए वहां पर। उस रैली में लगभग 80,000 लोग सूरत में आ गए। 14, 15, 17 अगस्त की बात है वो। एक बात बताओ आप, तो अगर हम 1 लाख लोग लेके पहुंच जाएंगे और बगैर परमिशन के, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, परमिशन होगी, मैं जब भी आऊंगा डंके की चोट में बोल के आऊंगा, किसी के बाप से नहीं डरते। बहुत ऐसे बाहुबली नहीं देखे हिंदुस्तान में ना, ऐसे बहुतों को देख चुके बहुत पहले, और बड़े बड़े जमीन अच्छे अच्छों को खा गई है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। और हम जब आएंगे तो ना, इतनी, फिर ये आपके साथ बैठ के इंटरव्यू थोड़ी होगा, फिर तो आप भी हुजूम हमारा देखे हुए, और ये कौन है, ये उसका है। और ये जो भरोसा है ना मेरी, जो युवाओं का, जो मुझ पर भरोसा, अगर एक रैली में 1 लाख से 2 लाख लोग आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात सुनिए, मैं दारू नहीं बांट रहा, मैं कंबल नहीं बांट रहा, मैं किसी को वादा नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा चुनाव के साथ। अगर वो ये मान के आ रहे हैं कि ये आदमी, एक आदमी उनके लिए आवाज उठाता है और घर का बड़ा है, परिवार का समझ के आते हैं, तो मैं तो कल ही आ सकता हूं, मेरे को क्या है, मैं अभी आ जाता हूं। समस्या ये है, क्या मेरे आने से निदान होगा या समस्या बढ़ेगी? अगर मैं आता हूं तो अटेंशन सिर्फ मेरे ऊपर आ जाएगी कि मैं आया, ने एक अपनी रैली की, लोगों से बातचीत, ना 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 ना, पूरा अटेंशन हमें किसको देना? उस परिवार को जिसने अपना सपूत खोया है साहब। अगर वो अटेंशन मीडिया की मेरे पे आ जाती तो मैंने तो बुरा कर दिया, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं जिस दिन आऊंगा पूरी परमिशन के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ, पूरे पुलिस को ना, ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे मेरे लोग। जैसे मेरे साथ कोई आता, सबको पता है, मेरी रैली में आओगे हेलमेट नहीं लगाओगे, मैं डंडा लेके मारता हूं, क्योंकि हम नियम तोड़ना नहीं सिखाते। मेरा काम हड्डियां तोड़ने का है, नियम नहीं तोड़ने का है। तो मैं जिस दिन आऊंगा पता चल जाएगा, बिल्कुल आऊंगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी और जब लगेगा कि चीजें बिगड़ रही हैं, तो अगर चाहा ही है, किसी ने क्रांति लिखवाई दी है, तो फिर बिल्कुल आएंगे। और कानून समझ में आता तो कानून के हिसाब से आएंगे। सर एक एक सवाल ये है कि ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, इस मामला आपके तक कैसे पहुंचा? उनके परिवार द्वारा कोई बात की गई थी या फिर कोई जान पहचान में? ये भी लोगों का सवाल है। साहब, मैं, कमाल की बात क्या है ना, आपको मेरा इंटरव्यू लेना था, आपने मुझे ढूंढ लिया ना आपने। कितने सोर्सेज मुझे पता है, कल से आपके लिए ना, मैं बता रहा हूं, आपके वाले इंटरव्यू के लिए कल से मेरी टीम को, मैं सच बता रहा हूं, मतलब उसके इतने फोन कभी नहीं आए कि मास्टर जी इनका करना है अपन को। तो क्यों किया आपने ये? क्योंकि आपकी चाहत थी, आप चाहते थे वो हो। यही बात है ना भाई, चाहत वाली बात होती है ना। अगर हमें देश में जो सही हो रहा है उसकी भी जानकारी की हमारी चाहत है, जो गलत हो रहा है उसकी भी हमारी चाहत है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें निदान निकालना है तो हमें समस्या तो समझना पड़ेगी ना, बेसिक समस्याएं कहां पर है।
तो हम समस्याओं पे फोकस करते हैं और उसके बाद जब मेरे पास ये जानकारी आई, एक बड़ी कृपा है कि मेरे पास सही समय पे आ गई, लेकिन इस बात का दुख बहुत है कि बहुत देर बाद आई। मतलब मुझे ये बात 1 महीने बाद पता चली, मैं अपने आप में इसका दोषी मानता हूं। क्यों? क्योंकि किसी ने इसकी बात ही नहीं की। किसी आज मैं बताता हूं, आज मेरे पास 80 से 90 यूट्यूबर्स ने कल से लेकर आज तक वीडियो कर दी है। 35 चैनल्स, पोर्टल्स, अखबारों ने लिख दिया। क्यों? क्योंकि कल से मैंने वीडियो देना शुरू किया। अब देखिए फर्क होता है ना, आवाज अगर मिलेगी तो हम उसका हिस्सा है। मैं अकेला ताकतवर नहीं हो सकता हूं, ये 5 उंगलियों की ताकत है ना, ये ऐसा तब बनती मुट्ठी। आप जब मुझसे मिलेंगे, हम जब मिलेंगे तब ये हो सकता है। तो हमारी चाहत है, हमारी बिल्कुल दिल से चाहत है कि मेरे देश में अगर कुछ गलत हो रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। सही जो हो रहा है देखिए उसकी तो बात सब कर लेते हैं, गलत में जो मजलूमों पर, कमजोरों पर, योद्धा ना साहब, आप अगर योद्धाओं के चेले हैं ना, तो आपको एक लाइन बताता हूं, सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब हम न छाड़े खेत। इसका मतलब क्या होता है? सूरवीर उसको पहचानिए, शूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, जो अपने से कमजोरों के लिए लड़े। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, अरे पुरजा पुरजा कट मरे तब हम न छाड़े खेत। मतलब अगर शरीर का टुकड़ा हमारे गुरु सिखों के गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, हमारे गुरुओं ने सिखाई ये बात है कि अगर टुकड़ा टुकड़ा भी कट जाएगा ना, सनातनी धर्म क्या है, किसके लिए लड़े बप्पा रावल, किसके लिए मेवाड़ रियासत, किसके लिए लड़े? पूरा गुजरात अगर देखो, गुजरात राजस्थान में किसके लिए लड़े थे ये घर की लड़ाई थी इनकी, क्या व्यक्तिगत लड़ाई थी क्या इनकी? इनकी लड़ाई व्यक्तिगत थी कि वहां से अकबर आ रहे, कोई आ रहा, क्यों लड़े? हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ? खून से क्यों सींचा माटी को? इसी जगह की बात है। बाद में बनाना राजस्थान, बाद में बनाना गुजरात, पहले तो यही भारत का एक हिस्सा था, अभिन्न भारत का हिस्सा था, रेगिस्तान का एरिया। क्यों लड़े ये? उनके लिए लड़े जिन पर आकर अत्याचार करते थे। योद्धाओं पे तो अत्याचार करने की इनकी औकात नहीं थी। मेवाड़ रियासत पटक के मारती। क्यों? कुंभा से लड़ने की औकात थी, राणा सांगा से लड़ने की इनकी औकात थी। आप बताइए, राणा सांगा से लड़ने की इनकी औकात थी? जब मजलूमों पर अत्याचार होता था तब राणा सांगा साहब खड़े हुए, तब मेवाड़ सल्तनत के योद्धा खड़े हुए। यहां पर जाट लड़े, गुज्जर लड़े, यहां पर पूरे गुजरात के क्षेत्र में क्या माटी है साहब। और यहां पर योद्धाओं की कमी नहीं है, हमें मिलाने की जरूरत है। मिलाने के लिए ना हमेशा एक चिंगारी की जरूरत होती है। तो मुझे जब पता चला मैं तुरंत आ सकता था, लेकिन नहीं, पहले बात, फिर मुलाकात, फिर क्रांति, या लात बोलते हैं हम, सीधी सी बात है, बात मुलाकात लात। कुछ चीजों में हमारा नियम अलग है। अगर देश के तुम खिलाफ हो तो पहले लात, फिर उसके बाद ना कोई बात ना कोई मुलाकात। वो लेकिन देश के लिए, यहां पर तो बात ये है ना कि एक बच्चे के साथ कुछ हुआ, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इसकी जानकारी हासिल की। उसके बाद मैंने ये देखा कि इसमें क्या क्या लीगल एंगल समझ, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे सरल चीज मालूम क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक स्टेटमेंट दे दो, दूसरे दिन आप वायरल हो गए। शर्म नहीं आती इन नालायकों को? इस मुद्दे पे जो अपने आप को बड़ा मर्द समझते हैं ना, हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, कुछ आ जाएंगे मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगे, जो सिखों के खिलाफ बोलेंगे, जो ईसाइयों के खिलाफ बोलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के भी खिलाफ बोलने लगते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग अब कहां गई है मर्दानगी तुम लोगों की? जब एक माँ का लाल जाता है, गरीब, जब एक गरीब के घर का बच्चा मरता है तो मेरी जिम्मेदारी, अच्छा साहब मैं आपकी भी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। क्यों? आप रिकॉर्ड करो, चलाओ नहीं चलाओ, मैंने अपनी जिम्मेदारी की ना, मैंने आपसे बात की, मैंने अपनी बात रखी। आप क्या होगा, मैक्सिमम नहीं चलाओगे, क्या फर्क पड़ने वाला? साहब क्रांति ना कितनी बार फेल हुई इससे कोई नहीं जाना जाता। कितनी बार गिरने के बाद आप लड़ते रहे इसके कारण। और ध्यान रखना ये बात, तलवे चाटने वालों को ना कभी इतिहास माफ नहीं करता है। प्रश्न करने वालों को और अपने से कमजोरों के लिए बात उठाने वालों को हमेशा लोग सम्मान देंगे। क्यों ये बच्चे इतना प्यार करते? क्यों? क्योंकि उनको पता कोई आदमी आवाज उठाएगा। क्या मैं भरोसा तोड़ दूं? मैं नहीं तोड़ सकता साहब, मेरा काम हड्डियां तोड़ने का है, ग्राउंड पर ऑपरेट जो भी करते हैं, लेकिन भरोसा तोड़ने का नहीं है। इसीलिए मैंने आया, मैंने बात रखी, इसीलिए आपसे भी बात कर रहा हूं कि ये मेरा विचार है कि मैंने जो बात रखी, आप इस बात को आगे बढ़ाने में हम लोग सबका समर्थन करेंगे। वरना मीडिया की ना सबसे ज्यादा सवाल पूरे केस में मीडिया के ऊपर है। यह बहुत बड़ा प्रश्न है भारत के इस मीडिया के ऊपर। क्या हो गया? दलाल हो गए हो क्या? बेच रहे हो कि अपनी पत्रकारिता? अगर अभी तुम्हें पैसे फेंक देता, अबे शादियों में पहुंच जाते हो अमीरों की भी, तुम जूतों की रस्म दिखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के गालों को दिखाते हो, किसी के बालों को दिखाते हो, चिंदी चोट चरसी गर्दुल्लों की न्यूज तुम दिखाते हो। और एक पाव भाजी बेचने वाले मजदूर की जब खबर दब जाती है ना, तब क्रोध आता है। और तभी हमको आना पड़ा, इसीलिए मैं आया। और मुझे जब जानकारी मिली, मैं शांत नहीं बैठा, मैं कर रहा हूं और उस पर जो हो सकेगा मैं करूंगा। सर आपका भी स्केड्यूल पूरा टाइट रहता है, इसलिए आखिरी 2 सवाल है मेरे पे। पहला सवाल ये है कि वहां की पुलिस
और उसका जो काम है वो शक में रहा है। बात यह है कि वो ऐसा कह रही है कि तो एक्सीडेंट है, ये हत्या नहीं है, और वो उसने बस वाले को पकड़ लिया, ड्राइवर को पकड़ लिया, और कह रही है दूसरी बात यह है कि वो बंदा घर से निकला, उसके बाद 60 किलोमीटर तक चला, उसके बाद उसकी डेथ बॉडी मिलती है। यानी काफी सारे सवाल है, पर गुजरात पुलिस, राजकोट पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, पुलिस को कहने के लिए कोर्ट्स बैठे हुए हैं ना। आप कौन? आप कह दो, आप पत्रकार हो, कह दो, क्या कहोगे आप? आपके पास अथॉरिटी क्या है? यही तो प्रॉब्लम है देश में। जिसका अधिकार नहीं वो कुछ भी बका जा रहा है। बात यह है, पुलिस के खिलाफ या पुलिस के समर्थन में निर्णय कौन लेगा? उसके लिए कोर्ट्स खुले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सीधी सी बात है, उनने जो रिपोर्ट दी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रखी। मुझे कल तक नहीं पता था, मुझे पिछले वाले इंटरव्यू में उनने बताया कि एसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने आके ये बताया कि ऐसी ऐसी उनके हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है, उसका असॉल्ट नहीं हुआ, ये उनकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को क्या चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट में चैलेंज होता है 226 में, आर्टिकल 226 में, जिसमें परिवार गया होगा। मेरे ख्याल से उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है रिट पिटीशन, क्योंकि वो अग्रीव्ड है, उनके खिलाफ हुआ है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, तो कोर्ट इसका निर्णय लेगा। लेकिन जिनके पास अधिकार है ना, वो कुछ ना बोले, क्योंकि देखिए बहुत सरल है मेरे लिए कि गुजरात पुलिस ऐसी मालूम क्या है तुमको? पुलिस की प्रक्रिया समझना पड़ेगी। अगर छोटे लेवल पे प्रेशर आया होगा, उन्होंने कर दिया होगा। सीधी सी बात है, गुजरात पुलिस के पास इतनी क्षमता है, एक एसआईटी बिठाई जाती है। मैं कहता हूं कि गुजरात पुलिस अगर आज भी चाहे, 5 से 7 दिन के अंदर इसका सच वापस आ जाएगा। साहब, पुलिस के पास वो अधिकार होता है ना कि किसी की दम नहीं है कि बगैर हेलमेट के। मुंबई में आके देखिए जरा, मुंबई पुलिस की आप हालत देखिए। यहां पे ना हेलमेट भी लगता है, आदमी बेल्ट भी लगाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस यहां पर तगड़ी अपना काम बहुत तगड़े तरीके से कर रही है। हो सकता है इसमें, मुझे लग रहा है फ्लॉज तो होंगे, तभी तो मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रश्न किसने किया? क्योंकि मेरे ऊपर डायरेक्ट, मैं पुलिस से सच बताऊं आपको, मैं और आप पुलिस से अगर कानूनी तौर से बात करें तो हम सवाल भी नहीं पूछ सकते। क्यों? एक इन्वेस्टिगेशन होती है, कानून क्या कहता है? क्या आपके और मेरे खिलाफ इसमें कुछ केस है? नहीं है। तो उसके ऊपर बोलने वाला कौन? उनका परिवार। इसीलिए जब मुझे चर्चा लगी थी, जब पहली बार मेरे पास वो वीडियो आया था उनके पिताजी का रोते हुए, तो पिताजी ने क्या आरोप लगाए? ये कौन इन्वेस्टिगेट करता है? जो पुलिस से ऊपर की अथॉरिटी, वो कौन है? जो छोटे अधिकारी से बड़ा ऊपर अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी में। और उसके बाद अगर नहीं निर्णय होता है एसआईटी का, अगर उससे भी संतुष्ट नहीं होती, तो परिवार सीधे कोर्ट जा सकता है। परिवार कोर्ट जा चुका है। सीधी सी बात है, पुलिस को यह कहना है कि बस इतना मेरे को पुलिस को सुझाव देना है कि इज्जत दांव पे लगी है दोस्त, वर्दी की इज्जत दांव पे लगी है। या तो आप कुछ लोगों के भय में आके आप अपनी वर्दी को तारदार कर दे, या फिर दिखाएं कि वर्दी की शपथ क्या ली थी, सेवा करनी थी और सेवा का मौका मिला है। तो मुझे लगता है जो कल्प्रेट है, पुलिस में इतनी ताकत होती है साहब, अगर सही उनके पास, अगर उनके पास सही इन्वेस्टिगेशन के बाद सही एविडेंस आ जाते ना, बड़े से बड़ों को जेल में। इसी गुजरात पुलिस ने ना अक्षरधाम के समय बहुत अच्छा काम किया। इसी गुजरात पुलिस ने 10 से 20 बड़े टेररिस्ट अटैक में सेंट्रल एजेंसीज का साथ दिया है। तो पुलिस अगर चाहेगी तो हो जाएगा, कोई संदेश नहीं है। बस इतना चाह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि इसमें पुलिस गलत ना आए, वरना पूरी छवि बर्बाद हो जाएगी। बड़ी मेहनत से बनती किसी भी पुलिस की, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर फोर्स की इज्जत। जी, आखिरी सवाल। सर, आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी ये वीडियो जिसके ऊपर शक है, गणेश गोंडल है, जयराज सिंह जाडेजा है, उसका परिवार भी देखता होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आपकी आवाज कट गई। मैं ऐसा कह रहा हूं सर कि जिसके ऊपर शक है, यानी कि जो बंदा वहां पे था, गणेश जाडेजा करके, जिसके घर पे राजकुमार चौधरी और उनके पिताजी गए थे, उसके बाद वो वहां से बाहर गए, उसके बाद राजकुमार घर से निकला, बाहर गया और उसकी डेथ होगी, वहां तक का मामला है। तो जिसके घर पे गए थे वो एमएलए के सन गणेश गोंडल है, वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका मीडिया क्या कहता है इन लोगों को? एक शब्द का उपयोग करते हो आप लोग, है? मीडिया वाले कुछ कहते हैं इनके लिए, क्या कहते हैं? कौन है इन लोग उधर के? बाहुबली है सर वहां के। घंटा, इतना ही जवाब है। सुनो, बाहुबली होते ना, ये किस टाइप के बाहुबली? अरे आपको चुना है, एक सीधी सी बात बताओ, आप गलत नहीं हो, मैं इनको कह रहा हूं, अगर मेरा वीडियो देखते, सीधी सी बात है, अगर आपको चुना गया है, आपका संवैधानिक अधिकार भी है, और एट द सेम टाइम ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी, आपको चुना गया है इन्हीं वोटर्स ने। आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी तक? इनके परिवार ने क्या, इनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बारे में नहीं की। तो काहे के बाहुबली इतने डरपोक? अरे बाहुबली, बाहुबली सुन लो, हम बताते हैं बाहुबलियों के बारे में। बाहुबली हिंदुस्तान के अंदर, ध्यान रखना, इस देश के वो क्रांतिकारी थे जिनको हम बोलते हैं बाहुबली। ध्यान रखिए, बाहुबली भारत की सेना है, भारत की फोर्सेज है। इनके अलावा जो ज्यादा अपने आप को बाहुबली, बहुत बाहुबली ऐसे देखे, आगे भी बहुत आएंगे। सुनो, हम जहां से आते हैं ना साहब, ऐसे सुबह शाम के बहुत बाहुबली, कहा भारत में सिर्फ 2 ही बाहुबली माने जाएंगे। मैं कहता हूं, स्टेटमेंट कहता हूं, जो बाहुबली, पहले तो बंद करो,
अबे डरपोक लोग, अगर तुम बहुत बड़े अपने आप को बाहुबली, इनको तो लोग बोलते हैं, पूछो ना अपने बाहुबली से क्यों स्टेटमेंट नहीं करता, सीधे आओ, बहुत सरल है इसका निदान। बाहुबली जिसको तुम बोल रहे हो बाहुबली, मैं किसी को नहीं मानता, बाहुबली सिर्फ दो, भारत का कानून सबसे बड़ा बाहुबली है, भारत के कोर्ट में जो जज बैठा है ना वो सबसे बड़ा बाहुबली है, संविधान सबसे बड़ा बाहुबली है, और उसके बाद अगर कोई बाहुबली है तो वो है हमारी फौजें, जो सेनाएं हैं चारों तरफ, वो है हमारी बाहुबली है। ऐसे बाहुबली किसी को नहीं मानते, दम है बाहुबली जिसको बोल रहे हो, इसको बोलो विधायक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इनके परिवार को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, है दम तो चलवा देना, अगर नहीं किया क्राइम तो इतना डर क्यों रहा है, खुद कोर्ट में चले जाए ना कि मेरे ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया इसने अभी तक, अगर इसको लगता है कि परिवार वाले गलत बोल रहे हैं, मानहानि का दावा का 499 में, भाई सीधी सी बात है, आपको एक बात समझना पड़ेगी, परिवार क्या कर रहा है, अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहा है। संवैधानिक अधिकार क्या है, 142 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है आर्टिकल 32 के अंडर में कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेक ओवर कर ले, 226 में हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, और डीएसपी एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट का एक एक्ट है, इसका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, जिसके अंतर्गत परिवार को एक न्याय मिल सकता है। वो क्या मांग करने गए हैं, न्याय करने गए ना, जहां राज्य सरकार कह सकती है एक पत्र में कि भाई सीबीआई इसको इंक्वायरी, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं गुजरात पुलिस ही करे। अगर गुजरात पुलिस पे आपको भरोसा है, इनको तो भरोसा होना पड़ेगा क्योंकि यही है ना चुने हुए विधायक, सीधे आइए उस परिवार वालों से मिलिए, परिवार वालों के साथ बैठकर ये बात करिए, और आप ये कहिए कि भाई हमसे, आप हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो, सीधी सी बात है ना। अच्छा, पूरे मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और सुनिए, जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा परिवार को बुलाएंगा, मैं आऊंगा, लेकिन मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मैं वहां रहूंगा परिवार वालों के साथ, मुझे ना कैमरा बाइक चाहिए, लेकिन उनके समर्थन के लिए ना मैं खड़ा रहूंगा। मैं आज कह रहा हूं ये कैमरे पर रिकॉर्ड पे, और अपनी जुबान से पलट जाऊंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा देना, अपन जुबान से आज तक नहीं पलटे, सीधी सी बात है। एक मैसेज ऐसे देना है, बाहुबली बोलना बंद करो, सबसे बड़ा कोर्ट है, कानून है, संविधान है, और भारत की सेना बाहुबली है। तो ये जो है ना, ये कह रहे हैं बाहुबली डर पर, बाहुबली होते तो अभी तक ना अपनी बात रख चुके थे। बाहुबली का मतलब जिसमें भय ना हो, अगर मान लो मतलब भी है, डरपोक है, डरपोक नहीं होते तो क्या है। और अब सुनो, कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं ना कि इनको जानते नहीं हो, बेटा सुनो, मेरे शरीर पे लगे हुए घाव और इन आंखों के भाव बहुत काफी है मेरा इतिहास बताने के लिए, मुझे चमचे नहीं चाहिए अपने आप को बाहुबली बताने के लिए, समझ गए। बाहुबली नहीं है, भारत का एक ऐसा उस्ताद हूं मैं, ग्राउंड में सुबह से रात तक ना यही काम करते हैं, दौड़ाने का। और हम सुनो, हम जिस दिन आएंगे ना, हम इनसे सीधे मिलेंगे, और हमको इससे बात करना होगी तो आपके माध्यम की जरूरत नहीं है, फोन नंबर खुद अरेंज करके सीधे बात कर लूंगा इससे जब बात करना होगी। लेकिन मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूं, जब तक ये निर्धारित ना हो जाए कि ये शामिल है, ये बोलना भी गलत है क्योंकि वो कोर्ट का काम है। मैंने क्या बोल रहा, तो पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। अगर चार्जशीट में, मैं बोल रहा हूं, ये जुबान देके जा रहा हूं, अगर चार्जशीट में साबित हुआ ना, मैं इनके जब जब चुनाव होंगे मैं इस बात को उठाऊंगा, देखना इनकी राजनीतिक करियर का मैं क्या करता हूं। अगर ये एक नेता होके, अगर ये एक जनप्रतिनिधि होके अगर अपने लोगों के साथ ये करते हैं, और अगर कोर्ट ने कह दिया इनका जीवन बहुत कठिन होगा, उसके बाद फिर नहीं छोड़ने वाले इनको। जी सर, धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, आपका वक्त दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू धार्मिक, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। તો આ હતા ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિખુજી ભરદ્વાજ। ગુજરાત સહિત દેશમાં તેમના વિડીયો ખૂબ વાયરલ થાય છે, સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ ફેમસ છે, અને ખાસ કરી એ લોકો માટે કે જેમને આર્મ ફોર્સમાં જવું હોય, જેમને દેશ સેવામાં જવું હોય, તેમની માટે અલગ અલગ ટ્રેનિંગને લઈ, કમાન્ડો ટ્રેનિંગ છે, એની માટે ખૂબ જાણીતા છે, મેં તમને પહેલા જ કીધું। પણ આ રાજકુમાર ચૌધરી હત્યા કેસમાં તેમની એન્ટ્રી ખરેખર ખૂબ મહત્વની વાત ગણી શકાય, કારણ કે એક તરફ ગણેશ ગોંડલ, જયરાજસિંહ જાડેજા, તેમના પરિવાર પર સવાલ એ હતો કે ભાઈ એ વ્યક્તિ 60 કિલોમીટર કઈ રીતે ચાલે, સ્વસ્થ માણસ પણ એક દિવસમાં 60 કિલોમીટર ન ચાલી શકે, અને રાજકુમાર ચૌધરીનું તો એવું શરીર પણ નહોતું। બીજી વાત એ હતી કે જ્યારે ગણેશ ગોંડલ બેઠા હતા એના ઘરે, જ્યારે રાજકુમાર ચૌધરી અને તેના પિતા પહોંચ્યા, એના સીસીટીવી કેમ પૂરા જાહેર કરવામાં આવતા નથી, અમને ન આપો, પરંતુ રાજકુમાર ચૌધરી અને રાજકુમાર ચૌધરીના પિતાજી છે, જે રડીનાની પહેલા અમારી સામે રજૂઆત કરી રહ્યા હતા, તેમના સુધી તો પહોંચાડો, એમણે જોયેલા હશે તો એમના પરિવારને બતાવો કે ભાઈ સત્ય શું છે। અને જો તમે વાકમાં છો તો પછી આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને કેમ અલગ અલગ વાર્તાઓ બનાવી રહ્યા છો।
વાત એ છે કે જીરાજસિંહ જાડેજા ગણેશ ગોંડલ પર તેમના લોકોનો તેમના સમર્થકોનો વિશ્વાસ હોય સ્વાભાવિક છે ને તે પોલીસે જે વાત કરી અકસ્માતની વાત કરી છે પણ સવાલ થાય છે દરેક ઘટના પાછળ સવાલ થાય છે કારણ કે બસ એ ટ્રાવેલ્સ કંપનીના પણ કંઈ ને કંઈ નામ જોડાતા રહ્યા છે એટલે કે આ તમામ સવાલો વચ્ચે હવે ગણિત ત્યાં પહોંચ્યું છે કે હજુ કેટલા લોકો એન્ટ્રી લેશે આ કેસમાં આ કેસ રાજસ્થાનમાં સળગી રહ્યો છે ગુજરાતમાં જયરાજસિંહ જાડેજાને ગણેશ ગોંડલને 1% પણ નુકસાન નથી એટલે એના જે વોટર છે એમાં જાટ સમાજનો એટલો મોટો ભાગ નથી કે એને મતદાન ન કરે પણ વાત એ છે કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટી પર વાત આવી જો ગુજરાત પર વાત આવી તો પછી તેમને આદેશ આપવામાં આવી શકે તેમને કહેવામાં આવી શકે કારણ કે તેમને નુકસાન મત બેંકનું નથી પરંતુ તેમને નુકસાન ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જો દબાણ કરવામાં આવશે તો થઈ શકે છે ભારતીય જનતા પાર્ટીની છબીને નુકસાન થાય ગુજરાતની છબીને નુકસાન થાય તો અસર પડી શકે છે પોલીસે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે પોલીસે એક્સિડન્ટ કહી દીધું છે આમ છતાં પણ એક મહિનાથી આ મામલો ચાલી રહ્યો છે 2 તારીખે રાત્રે રાજકુમાર ચૌધરી અને તેના પિતાજી પહોંચ્યા હતા 3 તારીખે વહેલી સવાર બાજુ કે તે રાજકુમાર ચૌધરી ઘરેથી નીકળ્યા હતા 4 તારીખે એની ડેથ થઈ હતી અને 8-9 તારીખ આજુબાજુ તેની ડેથ બોડી મળે છે આટલો સમય પોલીસ શું કરી રહી હતી એ પણ એક સવાલ છે તમામ સવાલો થઈ રહ્યા છે એક ઘરનો દીકરો ગયો છે એક બાપનો દીકરો ગયો છે એક બેનનો ભાઈ ગયો છે એક માનો દીકરો ગયો છે તો સવાલ તો થાય ને એ છોકરો રાજસ્થાનનો હોય એ છોકરો યુપીનો હોય એ છોકરો બિહારનો હોય કોઈ ફરક નથી પડતો એક જીવ ગયો છે તો તેની પાછળ પૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરવામાં આવે છે તો તે પાછળ પણ ધ્યાન દેવું જોઈએ અને વાત એ છે કે આટલા ધારાસભ્યોએ સાંસદોએ રાજસ્થાનમાં સવાલ ઉપાડ્યા છે કંઈક તો થશે અને થશે તો શું થશે શું પરિણામ આવશે તે જોવા જેવું હશે 27ની ચૂંટણી હજુ લડવાની છે ગણેશ ગોંડલ એ જગ્યાએ હાજર હતા આ ગણેશ ગોંડલ 27માં ઉમેદવાર હશે તેવી પણ અલ્પેશ ઢોલરિયા જેવા પાટીદાર આગેવાન અત્યારથી જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે તો ભાઈ જોવું રહ્યું કે 27ની ચૂંટણી લડાશે તો કઈ રીતે ને ત્યારે આ કેસ કેટલો સળગેલો હશે કેટલી અસર થશે જોવું રહ્યું આપનું શું કહેવું છે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો અને ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિફુજી ભરદ્વાજની વાત આપને કેવી લાગી એ પણ લખજો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો ચર્ચા પસંદ આવી હોય તો શેર કરજો ધન્યવાદ